किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो झुमकी बहन, हमें लगता है कि बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले अब हमें कार्यक्रम की शुरुआत कर देनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो हो ही चुका है, तो लिए चलते हैं अपने किसान भाई बहनों को कृषि समाचार की ओर। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। जी हाँ, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पॉली हाउस निर्माण के लिए अनुदान देने की है योजना। आदिवासी महिलाओं के लिए लाह आधारित आजीविका पर कार्यशाला का आयोजन। लहसुन की बुआई में करे कृषि उपकरण गार्लिक प्लांटर का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से पॉली हाउस निर्माण के लिए किसानों को 50% अनुदान उपलब्ध कराती है। किसान इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में हमारे विशेषज्ञ बताते हैं। अगर आप अपने खेत में छोटा सा पॉली हाउस बनाना चाहते हैं जिसमें कि बिचड़ा उत्पादन करेंगे, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत जो है आपको 50% इस पर अनुदान है। और अगर 2.5 से 3 डिसमिल ज़मीन में आप बिचड़ा उत्पादन का पॉली हाउस बनाएंगे तो एक से 1.25 लाख रुपया लागत आता है और उसका आधा पैसा जो है सरकार अनुदान के रूप में देती है। आधा पैसा आप चाहे तो केसीसी से या बैंक से ऋण लेकर के या अपने पूंजी का जुगाड़ करके आप लगाएंगे तो इस तरह का जो है बिचड़ा उत्पादन एक जो है छोटा सा उद्योग आपका हो जाएगा और मतलब वार्षिक आमदनी जो है आपको आती है। पिछले दिनों स्वयंसेवी संगठन उद्योगिनी एवं फॉर्ड फाउंडेशन की ओर से लाह की खेती करने वाली आदिवासी महिलाओं में उद्यम आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय लाह एवं गोंद संस्थान के निदेशक आर रमनी ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती करके आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जा सकती है। जो किसान सब्जी फसलों की खेती के लिए नर्सरी लगाना चाहते हैं, वो इस काम के लिए वैसे स्थान का चयन करें जहां पशुओं का आवागमन ना हो, पानी की उपलब्धता हो और वो जगह छायादार हो। सब्जी फसलों की खेती में हर किसान की कोशिश होती है कि बुआई के बाद सभी बीजों का सही अंकुरण हो। किसान भाई इसके लिए नर्सरी में बिचड़ा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी के लिए हर दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। रबी के मौसम में आप लोगों को तरह तरह की सब्जियां उगाने का समय आ रहा है, जिसके लिए कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नर्सरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, पौधशाला लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पौधशाला लगाने का मुख्य वजह जो ये है कि जो सब्जियों के बीज इतने महंगे हैं उसका सही से अंकुरण हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीज अंकुरित होकर के और ज़्यादा और स्वस्थ पौधे तैयार कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आप अभी से ध्यान दें और स्थल का चुनाव, जो पौधशाला बनाने के लिए स्थल का सही तरीके का चुनाव करें। इसके लिए जहां पानी की उपलब्धता हो, जहां जानवर का आवागमन ना हो, या फिर वैसे जगह पर लगाएं कि जहां पर कि थोड़ा सा छायादार जगह हो, तो वो सब्जी खेती के नर्सरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर की खेती से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए टमाटर की संकर किस्म HATS 10 और शिमला मिर्च के लिए HACAV 271 तथा HACAV 845 लगाएं। किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप पॉली हाउस में आपके पास पॉली हाउस बना हुआ है या पॉली हाउस बनाने वाले हैं, तो अगर टमाटर का खेती करना चाहते हैं तो आप जो है पलांडू अनुसंधान केंद्र से HATS 10 करके संकर किस्म है, उसका बीज जो है अभी हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं, प्रत्यक्षण के तौर पर डेमोन्स्ट्रेशन में दे रहे हैं। कोई भी किसान भाई आकर के पलांडू में हमसे मिल करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि शिमला मिर्च अगर आप खेती करना चाहते हैं तो शिमला मिर्च में भी हम लोग का किस्म है HACAV 271 और 845, उसका भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में जो है
निःशुल्क किसान भाइयों को दे रहे हैं, उनको सिर्फ डाटा देना है। इसके अलावा अगर बाज़ार का आप शिमला मिर्च लगाना चाहेंगे तो सिंजेंटा कंपनी का इंदिरा जो है, इंदिरा संकर किस्म है, उसको आप जो है अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं। तीसरा जो हम खीरा का जो बात है, तो खीरा में जो मतलब आम खीरा इसमें नहीं लगाते हैं, पार्थेनोकार्पिक लगाते हैं, जिसमें कि बीज नहीं के बराबर होता है और बिना परागन के ही जो है उसमें फलन होता है। तो उसके लिए ननहेम्स कंपनी जो है उससे आप संपर्क करके और उस तरह का खीरा का बीज को चुनाव करके मंगा सकते हैं। गार्लिक प्लांटर उस कृषि यंत्र का नाम है जिसकी सहायता से किसान लहसुन की बुआई करने का काम कर सकते हैं। यह मानव चालित यंत्र है और इसकी कार्य क्षमता 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए अब मिलते हैं एक कामयाब किसान से जिनकी खेती में लहलहाती फसल ही उनकी सफलता का प्रमाण है। एक किसान है जो हर वक्त इसी मुद्दे पर फिक्रमंद रहते हैं कि कैसे उन्नत खेती की जाए, कैसे उपज बढ़ाई जाए और कैसे मिट्टी की दशा में भी सुधार की जाए। तो आइए मिलते हैं इस प्रगतिशील किसान से और साझा करते हैं इनका अनुभव। हम मैट्रिक तक पढ़े हैं क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीका से खेती करते हैं। खेती से तो बहुत फ़ायदा है हम लोग को। जैसे कि पहले हम लोग को क्योंकि जब खाने भर नहीं होता था, क्योंकि जब 3 एकड़ 4 एकड़ धान लगाते थे, बड़का हम लोग परिवार है तो उसमें भी नहीं होता था। अभी क्योंकि जब उसी में हम लोग कम से कम तो 25 क्विंटल 30 क्विंटल धान हम लोग बेच देते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 5300 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 2200 रुपए, चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5600 रुपए से 6600 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4650 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 3200 रुपए से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। अब खुलने वाला है जानकारी का पिटारा गंजू भाई का। लेकिन हम क्यों? पिटारा खोलेंगे झुमकी बहन, लेकिन एक विराम के बाद। अच्छा। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद हम पुनः लौटते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। क्यों आज बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही है? भाई गन्ना खा करके तो आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर आप जानकारी भी गन्ने के बारे में ही देने वाले हैं, मुझे पता चल गया। बिल्कुल है ना? बिल्कुल गन्ने के बारे में जानकारी किसान भाइयों को देने वाला हूँ जी। किसान भाइयों, अगर आप गन्ना लगाते हैं और गन्ने की पैदावार अगर आपको अच्छी नहीं मिलती है तो आपको नुकसान होता है। और फसल अच्छी न होने के बहुत सारे कारण हैं जी। फसल का ठीक से नहीं उगना, फसल में रोग लग जाना, उसी में एक है लाल सड़न रोग। अरे जो ईख में लगता है। अच्छा। तो आज हम अपने किसान भाइयों को इसी विषय पर जानकारी देंगे कि ईख में जो लाल सड़न रोग लगता है उसका हम निदान कैसे करेंगे और इसके क्या कारण हैं। तो आइए ये जानकारी लेते हैं और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ नवीन कुमार जी। ये गन्ने की जो लाल सड़न रोग है एक बहुत ही भयावक रोग है और ये एक फफूंद के द्वारा होता है जिसका नाम है कलेक्टोट्राइकम फाल्केटम। कलेक्टोट्राइकम फाल्केटम जो कलेक्टोट्राइकम फाल्केटम एक फफूंद है जिसके द्वारा ये रोग होता है। तो भारतवर्ष में तो पूरे भारतवर्ष में गन्ने की खेती बहुतायत मात्रा में होती है और झारखंड में भी गन्ने को काफ़ी हद तक लगाया जा रहा है। तो जब भी अच्छा किस्म जो लिया जाता है उसमें लाल सड़न रोग काफ़ी मात्रा में हमारे धान ये गन्ना के उत्पादन को काफ़ी हद तक गिरा देता है। तो इसमें सब प्रथम जो आप लक्षण देखेंगे कि पत्ते के जो सिराएं हैं वो पहले उजला होने लगती हैं, इसके बाद वो नीचे के लिए बढ़ता है और जहाँ पे जो पत्ता लगा रहता है वहाँ तक वो उजला हो जाता है। इसके बाद जब और आगे स्थिति में जो उसकी भयावह दिखाई देती है तो जाके पत्ते लाल हो जाते हैं, साथ साथ पत्ते गिर जाते हैं और उसके जो टिश्यूएं हैं उनके बीच में वो भी एक लाल चीरे आकार का लाल हो जाता है और उसमें है कि जब भी ये बीमारी होती है तो पूरे के पूरे ईख की मिठास को वह ख़त्म कर देता है। इस पे कई तरह के अनुसंधान कई वर्षों से हो रहे हैं। तो इसमें कई तरह के प्रभेद को भी लिया जाता है, जैसे उसकी प्रजातियां हैं जो रेसिस्टेंट वैरायटी जो है BO 90, BO 91 और इस दोनों को यदि आप लें किसान भाइयों तो काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा होता है। साथ साथ ये जो लाल सड़न रोग हैं ये भयावक स्थिति में जब आते हैं तो पूरे पेड़ सूख जाते हैं। तो जब भी आप इसकी जो बीज लें वो स्वस्थ बीज लें। स्वस्थ यदि आप बीमारीग्रस्त बीज को लेते हैं तो फिर वो आपके खेतों में परिलक्षित होते हैं। साथ साथ जब जिन खेतों में लाल सड़न रोग की समस्या आपको दिखाई पड़े तो उस खेतों में 3 से 4 साल तक उसकी खेती ईख की खेती ना करें, क्योंकि ये जो फफूंद है वो मिट्टी में भी रहते हैं तो ये काफ़ी हद तक उसको बर्बाद करते हैं। तो जो स्वस्थ बीज आप लेंगे और आप उसको बीज उपचार कर लेंगे, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम एक फफूंद है जिसको आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को लें और उसको घोल को अच्छी तरह से मिला लें ट्राइकोडर्मा को, और ईख के जो गुल्ले हैं उसको आप उसमें कम से कम आधे घंटे तक उसमें बीज शोधन का काम करें। तो इस तरह से आप
उपयोग कर सकते हैं हर तरह के अनुसंधान को, तो इससे काफ़ी लाभ होगा। जो किसान भाई खेत के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो जिनके खेत में अभी लगी हुई फसल है, जी, उसके लिए वो शुरुआती लक्षण क्या होंगे और इसका बचाव कैसे किसान भाई करेंगे? ये शुरुआती लक्षण तो पहले वो पत्ते से प्रदर्शित होते हैं। पत्ते जो हैं उसके जो पत्ते जो हरे होते हैं वो बदल जाते हैं उजले कलर में और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं और पत्ते गिर जाते हैं। और उससे भी आगे उसमें जो उतक है जिसमें उसमें चीरन हो जाता है और वो लाल हो जाते हैं। तो शुरुआती में ही किसान भाइयों स्वस्थ बीज का तो चुनाव करना ही है, साथ साथ जो बीज उपचार हमने बताया था तो ट्राइकोडर्मा के रूप में, जो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम के रूप में आप 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको यदि खेतों में मिलाएं तो काफ़ी हद तक वो आगे ये समस्या नहीं होगी। और इसकी जो बीज उपचार है वो भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं, जो कि 1 लीटर में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को मिलाएं और उसको अच्छी तरह से घोल को बना के उसमें जो ईख के जो बीज हैं, गल्ले हैं, उसको आप डुबाएं आधा घंटे तक और उसको फिर निकाल के छाँव में रख के फिर अपने खेतों में लगाएं। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लाल सड़न से ज़्यादा अपने गन्ने को बचा सके? किसान भाइयों, इसमें प्रभेद का चुनाव करना चाहिए जो रेसिस्टेंट वैरायटी है, जैसे कि CO90 और BO90 और BO91 जो वैरायटी हैं उसका आप चयन करें, उसको मंगवा लें और उसका उपयोग करें। तो ये जो बीमारियां हैं वो आगे परिलक्षित नहीं होंगी खेतों में, क्योंकि ये रेसिस्टेंट वैरायटी है लाल सड़न रोग के। साथ साथ जो खेतों की अगले बार से जो करेंगे खेतों की, तो वो ग्रीष्मकालीन जुताई जरूर कर लेंगे अपने खेतों को, जिससे कि उसके जो फफूंद के अवशेष बचे होते हैं वो उसके खेतों में नहीं रहें। तो इससे भी बहुत काफ़ी फ़ायदा होता है। तो किसान भाइयों, इसमें क्या है कि इसके जो भी बीमारी के लक्षण दिखाई पड़े तो वो काट के वो अपने खेतों से ज़रूर हटा लें उसको, और आगे उसको फिर वो अपने खेतों में उस बीज को न लगाएं, तो इससे भी वो बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, नवीन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गन्ने में लाल सड़न रोग एवं उसके बचाव के बारे में। वाह, जानकारी तो बहुत मीठी मीठी रही। क्यों? भाई गन्ने की बात थी तो जानकारी तो मीठी ही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब कुछ पोषण वाटिका के बारे में जानकारी दे दें हम अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों को आज जानकारी देने वाले हैं पोषण वाटिका के बारे में कि पोषण वाटिका से हमें क्या लाभ हो सकता है और हम पोषण वाटिका कैसे लगाएं और क्या क्या करना पड़ता है पोषण वाटिका लगाने के लिए। तो इन तमाम बातों की जानकारी हम अपने किसान भाइयों को दिलवाने जा रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं झुमकी बहन? हमारे विशेषज्ञ अंजलि मिश्रा जी। तो आइए अंजलि मिश्रा जी से ये जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे पोषण वाटिका के संबंध में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्रीमती अंजलि मिश्रा। किसान भाइयों, आप अपने घर के आसपास ऐसी वाटिका लगाएं जो घर के बगल में हो और घर के सदस्यों के लिए सब्जी पैदा करे। और उस बगीचे में सब्जी जब आप लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि उसमें ना तो कोई बाहरी खाद आप डालें और ना ही कोई बाहरी दवा का प्रयोग करें, क्योंकि बाहरी दवा जो केमिकल से भरपूर होते हैं वो हमारे सब्जी को फ़ायदे के बदले नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वो पोषण की मात्रा उनकी ख़त्म हो जाती है और वो पोषण के दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने घर के आसपास घर के सदस्यों के लिए एक पोषण वाटिका लगाएं, जिससे आपका पूरा घर का सदस्य जो है ये स्वस्थ रह सके और आपके सब्जी की जो आपका जो ये आवश्यकता है उसको पूरी कर सके। इस ख्याल से इसको जो है हम लोग पोषण वाटिका कहते हैं। चूँकि ये घर के सदस्यों के हिसाब से लगाया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम गृह वाटिका भी है।
मैडम, जैसा कि अभी आपने बताया पोषक वाटिका जो होती है वो घर के अगल बगल में या छोटे बाड़ी में कर सकते हैं, तो इसकी रूपरेखा हमारे किसान भाई बहन कैसे करेंगे? जैसे कि पोषण वाटिका हम चूँकि अपने घर वालों के लिए लगाते हैं और घर वालों के लिए हम पोषण देना चाहते हैं, इसलिए है कि उसे छोटे साइज में लगाएं। घर में यदि 4 से 8 सदस्य हैं तो आप 200 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट की, यदि 4 आदमी हैं तो 200 स्क्वायर फीट की बनाएं, 8 आदमी हैं तो इसे 400 स्क्वायर फीट की बनाएं। और उसमें क्या है, सबको क्यारी वाइज बांट लीजिए, सबको अलग अलग खाने में बांटिए, 8 से 12 खाना उसमें बनाइए और हर एक में अलग अलग सब्जी लगाइए। जैसे उसमें जो है कुकुरबिटेसी वर्ग यानी कद्दू वर्गीय, जैसे ये हो गया नेनुआ, खीरा, कद्दू, करेला, ये सब को आप लत्तड़दार को चारों बगल लगाइए और उसी में धनिया पत्ती, मेथी पत्ती और ये जो है फूल गोभी, पात गोभी, पालक साग, टमाटर, बैगन इत्यादि सब्जी लगाएं, जो कि हर हमेशा सालों भर आपके परिवार को भिन्न भिन्न सब्जियों की मात्रा आपको मिलती रहे और ये सब्जी पूरी तरह ताज़ी रहे। और उसी में एक पिट्स गड्ढा बनाइए जिसमें कि आप खाद तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि इसमें बाहरी खाद का प्रयोग ना करें, इसलिए उसी वाटिका से जो आपका फल, यदि कोई सब्जी टूट जा रहा है, गिर जा रहा है, फल फूल झड़ जा रहे हैं और घर के जितने भी सड़े गले अनाज हैं तो उनको उस पिट्स गड्ढे में डाल दीजिए और उसका जितना भी बाग का है वो भी डालिए, उसको डालते रहिए। उसमें गड्ढे की साइज 2.5 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर लंबी और 2.5 मीटर गहरी होनी चाहिए। और वो गड्ढे में जितना खाद आपका तैयार हो रहा है वो पूरी तरह बगीचे को के लिए पर्याप्त है। जितना खाद उसमें चाहिए वो पूरी तरह उसको देगा और ये खाद जो आप उपयोग करेंगे ये पूरी तरह आपका घर का हुआ, इसमें ना ही कोई केमिकल्स है ना ही कोई खराबी है और इसके द्वारा जो पैदा होगा सब्जी वो पूरी तरह क्वालिटी से भरपूर होगा और वो टेस्टी भी होगा, स्वादिष्ट होगा, क्वालिटी से भरपूर होगा। तो आपको भरपूर मिनरल्स के साथ आपको सब्जी मिलेंगे और जिस कारण से आपके बॉडी में निरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी और जिस कारण से आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। जैसा कि एक कहावत है कि उपचार से अच्छा है बचाव, तो आपको बीमारी ना हो उसके पहले आप सावधानियां बरतें और इसको बहुत हद तक हम खाना के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। मैडम, आप बताएं किसान भाइयों को कि साग सब्जी के अलावा और किन किन पौधे का लगाएं और इनकी इसलिए सिंचाई की क्या व्यवस्था करनी चाहिए? जैसे कि आप पोषण वाटिका में सब्जी के अलावा एक जो केले का पौधा लगा सकते हैं, वो भी लेकिन कम होना चाहिए, उसमें संख्या आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। 1 से 2 केले के पौधे लगा दें, एक नींबू लगा सकते हैं और एक जो है सहजन का पौधा, सहजन जो है काफ़ी आयरन से रिच होता है, उसको ज़रूर लगाएं। और जो घर का पानी है, घर का जो पानी जो आप बर्तन धोने में यूज़ करते हैं या नहाने धोने में यूज़ कर रहे हैं, जो पानी आपका बर्बाद हो रहा है उसको जो है उस पानी को आप खेत में लगा दें। उसका ऐसा सिंचाई का साधन करें कि उसकी नली आप ऐसी बनाएं जो कि खेत की ओर मुड़े और उस पोषण वाटिका में ही उसकी नली जाए और जो भी है पानी, पूरा घर का जो भी पानी है, एक भी बूंद पानी उसका बर्बाद ना होके, बल्कि आप उस पानी का उपयोग अपने पोषण वाटिका को बढ़ाने में कर सकते हैं। और इस प्रकार आपको रोज़ नित्य नए रोज़ सब्जी भी मिलेंगे और पानी का कम संसाधन में आपको अधिक फ़ायदा मिलेंगे। मैडम, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इससे लगाने से हमारे किसान भाइयों को किस हद तक लाभ मिल सकता है? जैसे किसान भाई हमारे यदि पोषण वाटिका लगाते हैं तो उन्हें तो सबसे पहले है कि ये पोषण से भरपूर सब्जी मिलेंगे, जो कि आज के ज़माने में हम जान रहे हैं कि लोगों को शहर में पैसों की बहुत कमी नहीं है, लोग अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो यदि ये स्वादिष्ट सब्जी मिलता है और ऑर्गेनिक फूड है, ये एक तरह से ऑर्गेनिक फूड हुआ, इसका मूल्य वो बाज़ार में दुगना भी पा सकते हैं। जैसे कोई सब्जी यदि 10 रुपये किलो है तो ये पोषण वाटिका वाली सब्जी उनकी आराम से 20 से 25 रुपये किलो बिक जाएगी। तो ये किसान को एक तो दाम भी अच्छा मिलेगा, यदि घर के लिए कर रहे हैं तो उनके परिवार के सदस्य लोग स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है कि पूरी तरह ये फ्रेश रहेगा, उस सब्जी उनको जब सब्जी की ज़रूरत हो उस समय
उनके पास मिल जाएंगे। और जब घर की महिलाएं अपने समय को बर्बाद करती हैं, जब बैठी रहती हैं, उस समय में अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी पोषण वाटिका के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये जानकारी भी बहुत ही बढ़िया था, है भाई हमारी जो जानकारियों का सिलसिला होता है किसान भाइयों, वो अच्छा ही होता है और आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम चाहते भी हैं कि हमारी हर जानकारी आपको आर्थिक रूप से सबल बनाए। जी क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक छोटी सी जानकारी और आपको देनी है। चलिए आपको लिए चलते हैं IMD पुणे। तो आइए चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना क्षीण है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। कुछ दिनों पहले तेज हवा और वर्षा के कारण जिन खेतों में धान की लंबी प्रजाति गिर गई है, उन खेतों में 5 से 10 पौधों को एक साथ बांध दें। हवा में अत्यधिक नमी के कारण धान में भूरा फुदका कीट लग सकता है। किसान इस कीट के नियंत्रण के लिए बुप्रोफेजिन 25% MC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बने घोल का छिड़काव करें। हमारा ये काम भी पूरा हुआ, लेकिन अरे कागज कलम तो निकाल लीजिए, हमारा पता नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर जरूर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातों रोड रांची, पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।